हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी अपनी ज़ूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ बायोलॉजी हिंदी नीट पॉडकास्ट सीरीज़ का आखिरी चैप्टर जो है आपका विकास, एवोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारी डिमांड वाला चैप्टर था मैडम। विकास करा दो, विकास करा दो। विकास आपका सबसे लास्ट में होएगा, ठीक है। एंड आई होप इस चैप्टर के अंत तक आपका पूरा विकास हो भी चुका होगा नीट के लिए। यस, तो विकास बेटा इस चैप्टर के अगर हम नीट की वेटेज की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिनिमम आ सकते हैं, 5 भी आ जाएं क्या पता, पर 3 तो आएंगे ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए, और अगर आंख बंद करके नींद आती है तो भैया आंखों को खुला रखिए, मुझे मत ताड़िए। अपनी अगर सामने एनसीईआरटी रख सकते हैं एनसीईआरटी को ताड़िए, वरना दीवार को ताड़िए और एनसीईआरटी और मेरे नोट्स को रिवाइज करते हुए चलिए, मुझे ना ताड़िए कृपा करके। ठीक है, चलिए ईयरफोन्स को प्लग इन करिए और स्टार्ट करते हैं बेटा विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय भाग की। विकास होता क्या है? तो इस धरती पर बेटा करोड़ों साल से जो भी जीव रह रहे हैं, चाहे वो फिर आपके जंतु हों, चाहे वो आपके पादप हों, उनमें किस तरीके से बदलाव आए हैं, उनकी अगर हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ें कि वो पहले कैसे थे, आज कैसे हैं बेटा, इसी का अध्ययन बेटा एवोल्यूशन यानी कि विकास कहलाता है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, विकास विज्ञान एक बायोलॉजी का ऐसा भाग है, विकास जीव विज्ञान बायोलॉजी का ऐसा भाग है या वो शाखा है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब विकास में एक चीज जाननी आपको पहले बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, उसके बाद या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद वो कैसे विकसित हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ब्रह्मांड के विकास की, और ब्रह्मांड के विकास को बहुत सारी सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरीज दी गई जिससे समझाया गया कि कुछ ऐसे ही ब्रह्मांड का विकास हुआ होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेटा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है इसकी, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ऐसा बोलती है, जो कि एबेली मैटर ने दी थी। बिग बैंग थ्योरी बेटा ऐसा बोलती है कि शुरुआत में इस दुनिया में या ब्रह्मांड में, मतलब जो कुछ भी है वो एक बहुत सॉलिड सी एंटिटी रही होगी। सॉलिड मतलब एक ठोस सा कुछ पदार्थ रहा होगा, बहुत बड़ा पदार्थ रहा होगा, और उस ठोस पदार्थ के अंदर कुछ अभिक्रियाएं चलती रही होंगी। और वहां पर बेटा क्योंकि बहुत बड़ा ठोस था, तो अंदर वहां पर बिल्कुल उसके सेंटर में जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हुआ होगा या ज्यादा रहा होगा, और बहुत ज्यादा बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से वो जो भी ठोस पदार्थ था वो फटा होगा। ठीक है, उसमें ब्लास्ट हुआ होगा, एक धमाका हुआ होगा। ये जो धमाका हुआ होगा ये कितना बड़ा रहा, या इस धमाके पे कितनी आवाज आई हुई होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे है। ठीक है, कि जो कुछ भी उस ठोस पदार्थ के साथ हुआ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा होगा, और जब वो फैला होगा तो कितनी दूर तक फैला होगा, कितनी तेज आवाज आई होगी, ना हम सोच सकते ना हम माप सकते। ठीक है, तो ये जो बेटा बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते दो गैस निकली, हाइड्रोजन और हीलियम। आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, और इस बड़े धमाके के चलते ये जो ठोस एंटिटी थी इसके टुकड़े हुए, और ये टुकड़े बेटा ब्रह्मांड में खूब दूर तक फैले, क्योंकि बेटा इसमें धमाका हो गया, ये इसने एरिया ज्यादा कवर कर लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हुआ, और दूर दूर फैलते फैलते ये पदार्थ बेटा एक डिस्क के फॉर्म में, एक प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो गए, जिसमें कुछ तो सेंटर में रहा होगा, उसके चारों तरफ बाकी चीजें या बाकी के टुकड़े घूमने लगे होंगे। ऐसी कुछ गैलेक्सीज बन गई, और उन्हीं में बेटा हमारी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। और इस गैलेक्सी में हमें पता ही है सेंटर में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बेटा ग्रह हैं, और ग्रह के चारों तरफ भी कुछ सैटेलाइट्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स, जो पत्थर जैसे कुछ कण यहाँ पे घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई होगी। ठीक है, 20 BYA। ठीक है, अब इसी ब्रह्मांड में जो पृथ्वी, अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें या पूरे किसी की बात करें, तो हमारी पृथ्वी बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु के बराबर है। ठीक है, वो पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जिसको अभी हमने 1% भी कवर नहीं किया है, हम सब अपने घर और स्कूल थोड़ा बहुत रिश्तेदारी जानते हैं, हमने इस पृथ्वी का 1% भी कवर नहीं किया है, वो पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु के बराबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके हिसाब से मैंने बोला ब्रह्मांड आपका 20 बिलियन वर्ष पूर्व बना होगा, और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी आपकी आज से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर बेटा जीवन की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत दिए हैं कि
किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो कुछ बेटा प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। तो जो प्राचीन सिद्धांत है उसमें एक तो आ गया आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशेष रचना का सिद्धांत, जो कि बेटा फादर स्वरेज ने दिया। और इनके हिसाब से पृथ्वी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, इनके हिसाब से पृथ्वी मात्र 4000 वर्ष पुरानी है। इनके हिसाब से बेटा इस पृथ्वी पर जितने भी विविधताएं देखने को मिल रही हैं, जितने भी जीवन देखने को मिल रहे हैं, ये हमेशा से इतने ही थे। एक स्पेशल पावर है जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं वो बोल देते हैं बेटा। उन्होंने इस पृथ्वी की रचना की और इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, जितनी भी विविधताएं हैं, जैव विविधताएं, वो सारी बेटा उसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बनाई गई। और इसके हिसाब से जितनी विविधताएं आज इस धरती पर हैं हमेशा से इतनी ही थी और आगे भी इतनी ही रही होंगी। इनके हिसाब से ना तो कोई प्रजाति विलुप्त हुई है किसी भी जीव की, और ना ही आने वाली कोई नई प्रजाति बनने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा विशेष रचना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर सुरेश के द्वारा। दूसरा था बेटा आपका पैंसपर्मिया सिद्धांत। पैंसपर्मिया सिद्धांत काफी इंटरेस्टिंग सिद्धांत है और आज भी बेटा कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इसमें अपनी रुचि रखते हैं, और आज भी कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इसको मानते भी हैं कि नहीं ऐसा ही रहा होगा। तो पैंसपर्मिया का सिद्धांत, जिसको हम स्पोर सिद्धांत भी बोलते हैं बेटा, इसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जैसे पृथ्वी पर जीवन है ऐसे ही ब्रह्मांड में कोई और भी ग्रह है, कहीं और भी कोई पृथ्वी होगी, वहां पर भी जीवन होगा ऐसा ही। और उसी जीवन में मतलब जो दूसरे ग्रह हैं या दूसरी जो कहीं पृथ्वी होगी वहीं कोई जीवन होगा, उसी में से बेटा उन्हीं के कोई ऐसे बीज या कुछ आकर के हमारी धरती पर गिरे और उससे जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका आता है ए बायोजेनेसिस यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत बेटा आपके वॉन हेलमोंट के द्वारा दिया गया और इसको कई सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। स्वतः जनन का सिद्धांत वॉन हेलमोंट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि उन्होंने पसीने वाली शर्ट को गेहूं के भूसे के साथ रखा, 21 दिन बाद उनको उसमें से चूहे दिखे। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है, जीवन की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है कभी भी कहीं भी कैसे भी। ठीक है, उनको कोई ऐसा आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अचानक से देखो मिट्टी में से चूहा निकल सकता है, अचानक से मिट्टी में से केकड़े निकल सकते हैं, सांप निकल सकते हैं, तो जीवन कहीं पर भी कैसे भी खुद ही बन जाता है। ठीक है, इस बेटा स्वतः जनन के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से लुईस पास्चर ने मतलब इसको निष्कासित किया, इसको खत्म किया, इसको खंडित किया। और लुईस पास्चर ने बोला कि किसी भी जीवन की उत्पत्ति के लिए पहले से किसी जीव का होना जरूरी है, मतलब जीवन की उत्पत्ति किसी जीव से ही होती है। एक जीव ही दूसरे जीव को बना सकता है, अचानक से कोई भी जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। और इस चीज को बेटा इन्होंने हंस गर्दन मतलब हंस की गर्दन जैसी एक फ्लास्क के एक्सपेरिमेंट पर प्रूफ किया, जिसमें इन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क लिया, उसके अंदर एक ब्रॉथ को भरा, मतलब एक लिक्विड भरा। ठीक है, जो कि ऐसा लिक्विड था जिसके अंदर मतलब जीव उत्पन्न हो सकते थे, जीव मतलब वहां पर पनप सकते थे क्योंकि उनको खाने के लिए मिल रहा है, जहां उनको खाने को मिलेगा वहां वो जनन करेंगे। इन्होंने क्या किया बेटा, उस फ्लास्क में जो भी इन्होंने ब्रॉथ को भरा उसको इन्होंने अच्छे से हीट किया। खूब अच्छे से हीट करने के बाद, उबालने के बाद बेटा उसके अंदर जो भी जीव वगैरह पहले से उपस्थित अगर कोई होंगे भी, उनके बीजाणु या स्पोर कुछ होंगे भी, तो बेटा नष्ट हो गए, खत्म हो गए, मर गए। अब इन्होंने बेटा उस फ्लास्क को रख दिया और उसको खूब दिन तक देखा, उसमें कोई भी जीव की स्वतः मतलब जनन नहीं हुआ। तो इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को तो खारिज कर दिया। फिर इन्होंने ये बोला कि इसकी जो लंबी सी ये घुमावदार जो इसकी गर्दन है फ्लास्क की, इसके अंदर अगर कोई जीवाणु आया भी होगा, कोई जीव आया भी होगा, तो इतनी लंबी गर्दन में फंस गया होगा जिसकी वजह से ब्रोथ तक नहीं पहुंचा, इस वजह से बेटा इसमें किसी भी नई जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। वहीं बेटा जब इन्होंने इस फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया, एक सीधी गर्दन रखी, तो माइक्रोब्स और कोई भी जीवाणु सीधा अंदर उसके अंदर प्रवेश कर गया और वहां पर जनन हुआ जीवों का, जिससे इन्होंने ये बोला कि देखो स्वतः जनन नहीं हो सकता, अगर हो सकता होता तो स्वान नेक फ्लास्क के अंदर भी होना चाहिए था। ठीक है, और इसी चीज को बेटा फ्रांसिस्को रेडियो स्पेलेंजानी ने भी सपोर्ट किया। आगे बढ़ते हैं, लुईस पास्चर का बायोजेनेसिस का सिद्धांत, मतलब जीवन की उत्पत्ति किसी पहले से रह रहे जीव से ही हो सकती है, ये तो बेटा सही हो गया, लेकिन इसकी एक कमी निकली है कि ये नहीं बता पाए कि पहला जीवन कहां से आया। ठीक है, हो सकता है पहला जीवन स्वतः जनन हुआ होगा, तो वो चीज बेटा ये नहीं बता पाए। इसके बाद बेटा आपका आता है, ये तो सारी थी आपकी प्राचीन सिद्धांत। फिर आता है आपका मॉडर्न यानी कि आधुनिक सिद्धांत, और इस आधुनिक सिद्धांत को बेटा ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया, जिसके बारे में ओपेरिन ने अपनी किताब में लिखा, और उस किताब का नाम था जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस किताब में ओपेरिन ने ऐसा लिखा कि देखो ऐसा है, जो प्रारंभिक धरती थी, जो शुरुआती पृथ्वी थी बेटा, वहां पर ऑक्सीजन नहीं था,
रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। उस समय पर जो धरती पर गड्ढे थे वो सारे पानी से भरे हुए थे, क्योंकि वही पानी वाष्पीकृत होकर के जाता था और बादल बनाता था, फिर वही बेटा झड़ करके बादल पानी बन के नीचे आ जाते थे। तो समुद्र, पृथ्वी पर जो भी गड्ढे थे उन सब जगह पानी भरा था, वही बेटा समुद्र था। और उस समुद्र ऊपर पुराने पृथ्वी पर खूब बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी, और इन सब की वजह से बेटा जो प्रारंभिक पृथ्वी थी उसका ताप भी बहुत ज्यादा था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रारंभिक पृथ्वी पे मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और जल था जो कि वाष्पीकृत फॉर्म में भी था। तो ये सब कुछ कंडीशंस थी प्रारंभिक पृथ्वी पे, और इन सब कंडीशंस में शुरुआत में कुछ ना कुछ तो ऐसे अणु बने होंगे, वो बेटा जाकर मतलब कुछ एटम्स थे जिन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, ये मॉलिक्यूल से बेटा जाकर के धीरे धीरे आपके अकार्बनिक पदार्थ बने होंगे, और ये सारे आपके अकार्बनिक पदार्थ थे जिनसे कि बाद में आपके कार्बनिक पदार्थ बने। ये कार्बनिक पदार्थ बेटा शुरुआत में पहले आपके सूक्ष्म जैवअणु बने होंगे, इन्हीं सूक्ष्म जैवअणु के आपस में मिलने से आपके वृहद जैवअणु बने होंगे, और इन्हीं वृहद जैवअणु के साथ में मिलने से आपके एक कोशिका नामक कुछ संरचना बनी होगी। ऐसा ओपेरिन ने अपनी किताब में लिखा। ठीक है, और इस चीज को बेटा मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको इन्होंने ओपेरिन की किताब को पढ़ने के बाद किया, और उस किताब को पढ़ने के बाद बेटा इन्होंने वही सारा एक्सपेरिमेंट अपने लैब में क्रिएट, मतलब वही सारी कंडीशंस अपने लैब में क्रिएट की, जिसमें नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया गया, वहां पर अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, या आप ऐसे याद रखो माह, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसको बेटा 2:1:2 के रेशियो में रखा गया। और वहां पर जो आपकी बिजली वगैरह चमकती थी प्रारंभिक पृथ्वी पर, उस चीज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए उस फ्लास्क में, जो कि आपस में जब भी टकराते थे तो एक स्पार्क जनरेट होता था। ये सारे, और जल वाष्प, ये सारी कंडीशन बेटा इन्होंने अपने लैब में क्रिएट की। 800 डिग्री सेल्सियस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में, और जल वाष्प और बेटा स्पार्क के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को रखा। और इन्होंने ऐसा देखा कि 18 दिन बाद उस फ्लास्क में या उस सेटअप में कुछ इनको सरल अमीनो अम्ल मिले, जैसे आपका ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल। ठीक है, ये सरल अमीनो अम्ल बेटा 18 दिन बाद इनको अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मिले, जिससे कि इन्होंने बोला कि ओपेरिन अंकल ने जो कुछ भी अपनी किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है, शुरुआत तो जीवन की कुछ ऐसे ही हुई होगी। ठीक है, जब मिलर के एक्सपेरिमेंट में ये आया तो मिलर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसा और भी कई सारे साइंटिस्ट ने सेटअप किया, और उनके सेटअप में भी बेटा किसी के में सरल शर्करा बन रही है, किसी के में नाइट्रोजनी क्षार बन रहे हैं, किसी के में आपके न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से सभी के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सेम कंडीशंस रखने पर कुछ ना कुछ बना, जिससे कि इस चीज का प्रूफ मिला हमें कि हाँ, जीवन की उत्पत्ति, जो पहला जीव हुआ होगा सब वो किसी अकार्बनिक पदार्थ से, आपके जब कार्बनिक पदार्थ बने जिन्होंने कि जैवअणु बनाए, यही सारे जैवअणु बेटा आपस में मिलकर के कुछ ऐसा कोशिका जैसी संरचना बनाई होगी, वहीं से आपकी जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और अकार्बनिक पदार्थों से हुई। ये बेटा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिद्धांत है आज की डेट में, इस बात को बताने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेटा, अच्छा यहाँ पर एक चीज बतानी और बहुत जरूरी है कि जो प्रारंभिक जीव थे बेटा वो रसायन परपोषी थे, यानी कि कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे। मतलब जो भी समुद्र में आपके किण्वन वाली अभिक्रियाएं होती थी, जो भी सड़ा गला होता था, तो जो शुरुआती जीव थे वो उन्हीं चीजों का, उस किण्वन के दौरान जो भी रसायन बन रहे हैं उन्हीं को खाने का काम करते थे, इसलिए ये रसायन परपोषी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जीवन की उत्पत्ति हुई, ये तो हमें पता लग गया। उत्पत्ति के बाद बेटा जो सबसे पहले आपके जो ये जैव अणुओं के मिलने से सबसे पहले जो बेटा आपके जो भी संरचना बनी थी उनको हमने प्रोटोबायोन्ट्स यानी कि प्रागजीव बोला। ये प्रागजीव को बेटा कोएसरवेट का नाम दिया ओपेरिन ने, और इन्हीं प्रागजीवों को माइक्रोस्फीयर का नाम दिया आपके सिडनी फॉक्स ने। अब इनके साथ क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो माइक्रोस्फीयर्स थे, जो कि प्रोटीनॉइड्स थे, प्रोटीन के अणु थे जो कि आपस में मिलकर के बने थे, इनमें सबसे पहले मुकुलन देखने को मिला। एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन में बडिंग, मुकुलन देखने को मिला। अब ये मुकुलन कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, किसी को नहीं पता। तो ये बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा उत्परिवर्तन हुआ होगा उस समय पर जिसके चलते इसमें जनन की शुरुआत हुई, और जनन की शुरुआत हो गई मतलब जीव बन गया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें क्या क्या प्रमाण, हमारे पास प्रमाण क्या है कि भैया विकास हुआ इस चीज का, आपके पास कोई प्रमाण है? तो हमारे पास कई सारे तरीके के प्रमाण हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जीवाश्मिक प्रमाण मिलते हैं, यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। फिर बेटा हमें कुछ संयोजक कड़ी से प्रमाण मिलते हैं, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे जीव हैं जो कि दो संघों के बीच में कुछ ऐसे लक्षण दिखाते हैं, दोनों की समानता दर्शाते हैं, जिससे पता लगता है कि एक जीव की उत्पत्ति दूसरे से हुई है। ठीक है, या एक वाला
पिछले से विकसित हुआ है। तीसरा बेटा हमारे पास कुछ शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ भ्रूणीय प्रमाण है। फिर बेटा हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कि कारिकी और जैव रासायनिक संरचना से संबंधित हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। और आखिरी बेटा हमारे पास भौगोलिक वितरण के आधार पर हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाश्मिक प्रमाण यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो जीवाश्म होते क्या है, करोड़ों साल पहले जो भी यहाँ पर हमारी धरती पर जीव रहते थे, उनके मरने के बाद उनके मिले हुए अवशेषों को हम बेटा जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें कई सारे जीवाश्म मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि करोड़ों साल पहले भी जीवन था। और वो जो करोड़ों साल पहले जीवन था वो हमारे जीवन आज की कंडीशन में जो भी जीवन है, जैसे भी पादप है, जैसे भी जानवर हैं, जैसे भी जो भी जीव हैं, इनसे अलग था, इनसे कम विकसित था। और ऐसे जब बेटा हमें जीवाश्म मिलते हैं, मतलब जैसे अगर हम हमारे ही जीवाश्म की बात करें जो हमें बहुत पुराने मिले हैं, तो पता लगता है भैया वो भी हमारे जैसे थे, लेकिन वो हमारे जितने विकसित नहीं थे। मतलब हम उनसे विकसित हुए, मतलब विकास तो हुआ है। तो जीवाश्म के आधार पर बेटा हमें विकास पता लगता है कि हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, जीवाश्म आपके कई सारे तरीके के होते हैं। इसमें बेटा हमें बिल्कुल एक अनऑल्टर्ड जीवाश्म मिला है, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वो बेटा हमें साइबेरिया, जहां पर पूरे टाइम आइस रहती है, बर्फ रहती है, वहां पर बेटा हमें एक हाथी जैसा वूली मैमथ मिला जो कि 25,000 साल पुराना था और बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि बर्फ में दबा था इसलिए बिल्कुल फ्रेश रहा, ठीक है। तो ऐसे में कई सारे जीवाश्म मिले हैं। अब कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है उसको मतलब पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और भी वैसे हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम किसी भी जीवाश्म की उम्र का पता लगा सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। फिर बेटा आते हैं हमारे पास संयोजक कड़ी से मिले हुए प्रमाण। तो हमारे पास कई सारे ऐसे जीव हैं, जैसे कि यूग्लिना को देख लो, तो पादप और जीव के बीच में संयोजक कड़ी का काम करता है। वायरस को देख लो, विषाणु निर्जीव और जीव के बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं। पेरिपेटस को देख लो, ये आपके आर्थ्रोपोडा और एनलिडा के बीच में संयोजक कड़ी का काम करता है। आपका आर्क्योप्टेरिक्स देख लो, आर्क्योप्टेरिक्स में ऐसे लक्षण है जो कि पक्षी और स्तनी जैसे, पक्षी और सरीसृप जैसे हैं, तो ये पक्षी और सरीसृप के बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये अपना क्या बोलते हैं, एकाइना, सॉरी, ये अपना डकबिल प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस ऑर्निथोरिनकस, जो कि स्तनी और सरीसृप के बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं। तो हमें मतलब इनके बीच में संयोजक कड़ी है। तो हमें ऐसे कई सारे बेटा उदाहरण मिले जो कि जीवों में, हम जंतुओं की बात कर ले तो दो संघों के बीच में संयोजक कड़ी है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक संघ अपने पहले वाले संघ से ही विकसित होकर के बना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा संयोजक कड़ी के बाद हमें दूसरे जो ऐसे प्रमाण मिले बेटा, उसमें हम देखेंगे कारकी और जैव रासायनिक संरचना के आधार पर प्रमाण। तो हमने ऐसा देखा कि जितने भी जीव हैं बेटा, अगर हम जंतुओं की बात करें, इन सभी की कारकी एक जैसी है, ठीक है। अगर किसी के भी हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो सभी के उत्सर्जन तंत्र अंग अलग अलग हो सकते हैं, तंत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन बेटा सबका काम एक जैसा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इनकी जैव रासायनिक संरचना की, तो सभी के अंदर एक जैसे ही जैवाणु मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सबकी जो उत्पत्ति हुई है एक ही जगह से हुई है, ठीक है। 3 प्रमाण हो गए। चौथा बेटा भ्रूणीय प्रमाण की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हैकेल ने बोला ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। इसका मतलब कि भ्रूणीय विकास के दौरान कोई भी जीव शुरुआत में अपने उस संघ के बेसिक लक्षण दिखाता है, यानी कि जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो विशिष्ट लक्षण उस संघ के पहले वो दर्शाता है, उसके बाद बेटा वो अपने वर्ग के जो विशिष्ट लक्षण है उनको दर्शाता है, उनका विकास करता है। तो हमें भ्रूणीय प्रमाण से ये पता लगा है कि सभी का विकास लगभग एक ही जगह से हुआ है, तो सब एक के बाद एक विकसित होते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है। इसी चीज को बेटा वॉन बेयर ने खारिज भी किया था उनके एक पॉइंट को। तो ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल वॉन बेयर ने भ्रूणीय प्रमाण दिया है। 4 हो गए। इसके बाद हम बात करें शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण की, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पर बेटा हम कुछ अंगों की बात करते हैं, आपके समजात अंग, आपके तुल्य रूपता जिसको हम अनुरूप अंग बोलते हैं, और आपके अवशेषी अंग। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं, नीट से यहाँ से इस शारीरिक और आकारिकी प्रमाण से लगभग हर साल आपके नीट में क्वेश्चन आया है। समजात अंग बेटा ऐसे अंग होते हैं जो कि समान संरचना रखते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। और समजातता बेटा ये बताती है कि क्योंकि इनकी संरचना समान है लेकिन काम अलग है, मतलब इन सबके पूर्वज समान थे लेकिन अलग भौगोलिक स्थिति में आने की वजह से इन्होंने अपना अनुकूलन किया और उस हिसाब से बेटा ये विकसित हो गए, जिससे कि हमें ये पता लगता है सबके पूर्वज समान है। और इस तरीके के विकास को बेटा हम अपसारी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये जो बेटा अपसारी विकास है इसके कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम अग्रपात देख लें,
अगर हम बात करें अपने स्तनियों की, तो स्तनी में बेटा मानव देख लो, चीता देख लो, चमगादड़ देख लो, व्हेल मछली देख लो। इन सभी के अग्रपाद की संरचना बेटा एक जैसी है, लेकिन सबके काम अलग है। व्हेल के अग्रपाद उसको तैरने में मदद कर रहे हैं, चमगादड़ के अग्रपाद पंख बन गए उसको चलने उड़ने में मदद कर रहे हैं, चीता के अग्रपाद बेटा उसको दौड़ने में मदद कर रहे हैं, और हमारे अग्रपाद हमें चीजों को पकड़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा उदाहरण अगर हम देख लें इसी समझात अंक का, तो जितने भी आपके कशेरुकी हैं, इन सभी कशेरुकी के अगर हम हृदय देखें तो सभी के हृदय का बेटा संरचना लगभग मतलब सभी मीजोडर्म से उत्पन्न है, लेकिन सबके बेटा कार्य अलग अलग है। अगर हम बात करें आपके मछली के हृदय की, तो 2 कोष्ठी होता है, ये वी ऑक्सीजनित रक्त को ही बाहर निकालता है। हम बात करें आपके उभयचर सरीसृप की, तो यहाँ पे 3 कोष्ठी हृदय होता है, 2 आलिंद एक निलय, ये मिश्रित रक्त को बाहर निकालता है। हम बात करें आपके पक्षी और स्तनियों की, तो इसमें 4 कोष्ठी हृदय होता है, जिसमें कि वी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित अलग अलग पथ से बाहर जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें अगर मस्तिष्क की, तो सभी जो आपके कशेरुकी इन सभी का मस्तिष्क की संरचना एक जैसे, कार्य इनका अलग है। इसी में बेटा अगर हम बात कर लें आपके बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटे और प्रतान की, तो ये दोनों ही आपके स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। तो ये सारे उदाहरण हो गए आपके समझात अंग के। बात करते हैं बेटा तुल्य रूपता की या अनुरूप अंग की, तो अनुरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी संरचना अलग है, लेकिन काम सब मिलकर के एक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें ये पता लगता है कि क्योंकि इनकी सबकी संरचना अलग है, मतलब सबके पूर्वज अलग थे, लेकिन समान भौगोलिक परिस्थिति में आने की वजह से इनके काम एक जैसे हो गए। और इसको बेटा हम अभिसारी विकास का बेटा ये हमें प्रमाण देते हैं। अभिसारी विकास मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग पूर्वज की संतति एक जगह आकर के उन्होंने एक ही दिशा में अपना विकास यानी कि अपने कार्य समान कर लिए, तो ये अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो इनके कार्य समान है, तो ऑक्टोपस की और हमारी आंखें देख लो, है ना, काम दोनों का देखना है, लेकिन संरचना दोनों की अलग है। दूसरा बेटा आपके पक्षी और कीट, इन दोनों के पंख देख लो, दोनों के ही पंख बेटा इनको उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन पक्षी के पंख जो होते हैं वो अग्रपाद का मॉडिफिकेशन पंख बनाते हैं, और वहीं बेटा अगर हम कीट के पंख की बात करें तो ये काइटिन के बाह्य कंकाल के पंख हैं। ठीक है, हम बात करें बेटा पेंगुइन और डॉल्फिन के पक की, तो ये दोनों ही बेटा इनकी संरचना एक लेकिन सॉरी इनकी संरचना अलग है, लेकिन कार्य दोनों ही इनको तैरने में मदद करते हैं। तो ये सारे बेटा उदाहरण हो गए आपके अनुरूप अंग के। बात करते हैं हम अवशेषी अंग की, तो अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे अंदर उपस्थित तो हैं, लेकिन बेटा ये ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है, अब ये कोई काम ही नहीं करते, तो ये तो या तो ये हमारे शरीर में बहुत ही अल्प विकसित तरीके से उपस्थित है, ये ज्यादा विकसित नहीं है, या बेटा ये पूर्ण विकसित भी है तो इनका कार्य कुछ नहीं है, तो लेकिन इनका उपस्थित होना ये बताता है कि कभी ना कभी हमारे पूर्वजों में काम के रहे होंगे। ठीक है, हमारे शरीर में 180 से ज्यादा बेटा आपके अवशेषी अंग है, जिनमें से कुछ उदाहरण हो गए आपकी निक्टेटिंग झिल्ली जो कि नेत्र में होती है। ठीक है, इससे पता लगता है हम पहले पानी में थे, तभी तो हमारे अंदर ये है ना, पानी में काम की रही होगी, अब हमारे किसी काम की नहीं क्योंकि हम जमीन पे आ गए हैं। ठीक है, फिर हमारे ये ईयर पिन्ना हो गए, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हम देखो इनको झुमके लटकाने में काम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कैनाइंस हो गए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रद्दनक, है ना, कैनाइंस जो बहुत तीखे होते हैं। पहले हम चीर फाड़ करते होंगे, कच्चा भोजन खाते होंगे, अब हम पका के खाते हैं, हमें चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा हमारे पास विजडम अकल की दाढ़ हो गई। ठीक है, पहले हम ज्यादा चबाते थे तो जरूरत पड़ती थी, अब इतना चबाते नहीं तो उनकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा आपके नर में निप्पल्स का होना, कोई इसका सेंस नहीं है। हमारे शरीर पर ये बालों का होना, अब तो हम कपड़े पहनते हैं ना, क्या जरूरत है। इसके अलावा बेटा हमारी एब्डोमिनल मसल्स कुछ इस तरीके से विकसित है। ठीक है, फिर हमारे पास पुच्छी अस्थि कॉक्सिजियल बोन का होना, हमारे पास कृमि रूपी परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का होना, ये कुछ बेटा ऐसे अवशेषी अंग है जो हमारे पास उपस्थित है, लेकिन अवशेष है, ये हमारे पूर्वजों में काम के रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके शारीरिकी और आकारिकी विकास से प्रमाण, या शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण। आखिरी बेटा जो आपके प्रमाण है वो है जैव भौगोलिक वितरण के आधार पर, मतलब जीवों का जो भूगोल, अलग अलग भूगोल में जो वितरण है, उससे बेटा हमें पता लगता है कि शुरुआत में ही धरती का टुकड़ा पूरा एक साथ रहा होगा। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, पैंजिया, लेकिन किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक किसी भी कारण से ये धरती के टुकड़े छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए, जिनको बेटा बाद में हमने रियाम्स बोला, और आज की डेट में ऐसे हमारे पास 6 धरती के टुकड़े। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि पहले धरती का टुकड़ा एक ही रहा होगा, ऐसे पता लगा बेटा क्योंकि हाथी जैसा अगर हम जीव देखें जो कि इतना लंबा तो नहीं चल सकता है, वो बेटा अफ्रीका में भी पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। अफ्रीका और भारत बहुत दूर है, बीच में समुद्र है। ठीक है, तो इतनी दूरी फिर हाथी ने अकेले तो पार नहीं की होगी इतनी दूरी, और समुद्र से वो तैर के कैसे आया, हम उसे
लेकर के नहीं आए। तो कैसे बेटा हमें इन दो अलग अलग रियाम्स में हाथी देखने को मिले? तो इससे हमें पता लगता है कि कभी ना कभी धरती का टुकड़ा एक होगा, तो चलते चलते ये पहुंच गए होंगे सदियों में, मतलब आप इनको टाइम लगा होगा सालों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उसी बीच में धरती के टुकड़े अलग हो गए, तो कुछ भारत में रह गए, कुछ अफ्रीका में रह गए। ऐसी बेटा में कहीं ऐसे भी जीव, मतलब कुछ ऐसे भी वितरण देखने को मिले हैं जीवों के, जो कि केवल एक ही जगह पर हैं, वो और किसी भी दूसरी धरती के टुकड़े पे नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके शिशुधानी स्तनियों की, यानी कि आपके क्या बोलते हैं उनको, पॉकेट पाउच्ड मैमल्स की, जैसे कि कैंगरू, ये केवल और केवल आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब धरती के टुकड़े अलग अलग हो गए होंगे, उसके बाद बेटा इनका विकास हुआ, इसलिए केवल ये उसी धरती के टुकड़े ऑस्ट्रेलिया में, और ये किसी भी रियाम में आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब ये जो बेटा आपके कैंगरू हैं, ये वहां पर उस धरती पे मतलब उस एक धरती के टुकड़े पर बेटा इनका विकास हुआ। अब यही बेटा पता लगता है कि जैव भौगोलिक, मतलब जीवों का भौगोलिक वितरण के हिसाब से हमने बताया कि कुछ तो ऐसा, मतलब प्राकृतिक कंडीशंस नहीं होंगी जिसके चलते एक टुकड़ा बाद में अलग अलग होगा। ठीक है, यहीं पर बेटा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है ना, या हम कहेंगे अनुकूली विकिरण, आप इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोल सकते हो। डार्विन अंकल जो थे बेटा, ये एक जहाज से समुद्री यात्रा पे निकले। इनके जहाज का नाम था HMS बीगल, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ये जब 5 साल की समुद्री यात्रा पे निकले, इस 5 साल की समुद्री यात्रा में बेटा इन्होंने छोटे छोटे द्वीप देखे, और वो द्वीप बेटा, मतलब कुछ तो बहुत बड़े द्वीप थे, 14 तो बड़े द्वीप थे, 8 छोटे छोटे द्वीप थे। तो ये जो जितने भी द्वीप थे बेटा, यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने जीवों की वैरायटी देखी, और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइज देखे। टॉर्टोइज मतलब आपका कछुआ देखा। उनमें एक इन्होंने मतलब ऐसे माना होगा लगभग 250-300 किलो का भी इन्होंने कछुआ देखा। और बड़े कछुए का मतलब के नाम पे बेटा इन्होंने उसको गैलापागोस द्वीप या गैलापागोस आइलैंड का नाम दिया। ठीक है, अब इस द्वीप पे इन्होंने बहुत ही विचित्र सी चीज देखी, वो ये कि एक ही चिड़िया या एक जैसी दिखने वाली चिड़िया है, लेकिन इन सबकी चोंच अलग है। और इन्होंने ये देखा इनकी चोंच क्यों ही अलग रही होगी, क्योंकि ये सब खाते अलग है, दिखने में सब एक जैसे हैं लगभग, लेकिन इन सबकी फूडिंग हैबिट अलग है, इन सबका तौर तरीका अलग है, लेकिन सब दिखने में एक जैसे। तो इन्होंने ये माना होगा, इन्होंने ऐसा उम्मीद, मतलब इन्होंने ऐसा कंक्लूड किया कि ये शुरुआत में सब एक ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने अलग अलग द्वीप पर या अपने आप को अलग अलग जब अपने आप को अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इन्होंने अपना अनुकूलन किया, जिसकी वजह से इनका जो चोंच का पैटर्न था वो अलग हो गया। बाद में बेटा उन चिड़िया को जो इन्होंने देखी, उनको डार्विन फिंचेस का नाम दिया। और इन्होंने ये भी बोला, नीट में आ चुका क्वेश्चन है, कि जो इनकी पूर्वज चिड़िया थी वो बीज खाती रही होंगी। बाद में वो बात और है कि इन्होंने पेड़ खाना, पेड़ की पत्तियां खानी शुरू की, कि इन्होंने कैक्टस खाना शुरू किया, इन्होंने जमीन पे रहना शुरू किया, पेड़ पे रहना शुरू किया, इन्होंने पूरे टाइम ये कीट को खाना शुरू किया, इन्होंने लकड़ी में चोंच मारनी शुरू की। तो ये और कुछ ऐसी थी जो सुर निकालती थी, वार्बलर फिंचेस जिसको हमने बोला, जो मीठे मीठे गाने गाती थी। ठीक है, तो ये इन्होंने डार्विन फिंचेस ये गैलापागोस आइलैंड में देखा, और इसको बेटा अनुकूली विकिरण या अडेप्टिव रेडिएशन का नाम दिया, कि एक ही पूर्वज से ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में गई, और इन्होंने उस हिसाब से, तो इनका विकिरण हुआ, फैल गई चारों तरफ, और इन्होंने उस हिसाब से अपना अनुकूलन यानी कि अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अब यही अनुकूली विकिरण, इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि अपसारी विकास भी बोल सकते हैं। यदि एक ही भूखंड पर या एक ही जमीन के टुकड़े पर दो अलग अलग प्रजातियां अनुकूली विकिरण करती हैं, तो दोनों ही प्रजाति बेटा क्योंकि अपसारी विकास कर रही हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि उनमें समजात अंग निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, ये समजात अंग के उदाहरण हो सकते हैं, समजातता के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्रजाति एक ही खंड पर, एक ही भूखंड पर बेटा अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास दर्शा रही हैं। लेकिन वो दोनों प्रजातियां जो अपसारी विकास दर्शा रही हैं, वो आपस में बेटा अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाएंगी। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा ऐसा बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर आपके ऑस्ट्रेलियाई पाउच मैमल्स थे, शिशुधानी स्तनी थे, उसी ऑस्ट्रेलिया में बेटा आपके जो प्लेसेंटल मैमल्स थे, जो अपरास्तनी थे, इन दोनों ने बेटा उसी ऑस्ट्रेलिया में अनुकूली विकिरण या हम कहेंगे अपसारी विकास दर्शाया। तो आपके जो शिशुधानी थे, जो आपके पाउच मैमल्स थे, इन्होंने यहाँ पर अनुकूली विकिरण यानी कि अपसारी विकास दर्शाया। और उसी में बेटा उसी ऑस्ट्रेलिया में जो आपके प्लेसेंटल मैमल्स थे, अपरास्तनी, उन्होंने भी अनुकूली विकिरण दर्शाया। तो ऑल्दो ये दोनों स्पीशी एक दूसरे से अनुकूली विकिरण दर्शा रही, लेकिन ये दोनों और ये दोनों ये बेटा आपस में क्या दिखा रही हैं?
अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और इसका उदाहरण बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोनों चार्ट में, लेकिन एनसीईआरटी में वहां पर डाइवर्जेंट अपसारी विकास लिखा है, वो गलत है, वो अभिसारी विकास का उदाहरण है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का उदाहरण है, जिसमें बेटा आपके प्लेसेंटल मोल्स जो आपके अपरा मोल हैं वो बेटा आपके शिशुधानी मोल्स के जैसे हैं, ठीक है, और आपके इन दोनों के कार्य मतलब एक जैसे हैं, संरचना बेशक दोनों की भिन्न है, ठीक है। आपके जो तस्मानियाई वुल्फ हैं और आपके भेड़िया है ना, और आपका अपरा भेड़िया, ठीक है, आपका टाइगर कैट हो गया और आपका तस्मानियाई कैट हो गया, आपका फ्लाइंग स्क्विरल हो गया उड़ने वाली गिलहरी, और आपकी फ्लाइंग फैलेंजर हो गया, ठीक है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए कौन किसका किसके साथ अभिसारी विकास दर्शाता है। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बॉब कैट हो गया इधर आपका कस्कस, स्पॉटेड कस्कस है ना, धब्बेदार कस्कस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एंटीटर और नम्बैट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके विकास के प्रमाण। इसके बाद हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए, विकास के कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला था आपका लेमार्कवाद, ठीक है। लेमार्कवाद ने क्या बोला इसमें, लेमार्क अंकल ने ये बोला कि जो भी कैरेक्टर्स को हम अपने अंदर उपार्जित करते हैं वो सारे के सारे लक्षण वंशानुगत होते हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बोला कि जो भी उपार्जित लक्षण हम पूरे जीवन काल में अपने उपार्जित मतलब जो भी लक्षण हम अपने पूरे जीवन काल में उपार्जित करते हैं वो सारे के सारे लक्षण बेटा हमारी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, ठीक है। इस चीज को बेटा मतलब खारिज किया गया कि सारे उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जो आपका थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म था, जो कि वीजमैन का सिद्धांत था, इनके हिसाब से इसको खारिज किया गया, जिसके बाद बेटा लेमार्क ने अपने उस सिद्धांत को सही करके नया लेमार्कवाद दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, केवल वो ही उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होंगे जो या तो आपकी जर्म कोशिकाओं में बदलाव लाएं या आपकी ऐसी साधारण कोशिकाओं में बदलाव लाएं जो आगे जाकर के जर्म कोशिकाएं बनाने वाली हैं। तो सारे उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। दूसरा बेटा जो आया था आपका वो था आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद में दिया गया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पर बेटा इन्होंने डार्विन ने बोला कि प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं और बदलती प्रकृति के हिसाब से जो भी जीव अपना अनुकूलन कर लेंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। अब अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उसको फाइट करना पड़ेगा, उसको compete करना पड़ेगा, तो उस फाइट में, उस कंपटीशन में जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा, और जो फिट होगा बेटा वो अपनी संतति बनाएगा, और जो जिसकी ज्यादा संतति बनेगी उसी का वंश आगे बढ़ेगा। जो अपने आप को सर्वाइव मतलब अपने आप जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसके बच्चे भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएगा। तो इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इन्होंने जनन फिटनेस को मेन मुद्दा मानते हुए इन्होंने बोला कि प्रकृति केवल उनका वर्णन करती है जो अपने आप को बदलती परिस्थिति के हिसाब से जो अपना अनुकूलन कर लेंगे, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस यानी कि ज्यादा संतति बनाएंगे। तो जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा प्रकृति उसका वर्णन करेगी, ऐसा बेटा डार्विन ने अपने सिद्धांत में बोला, ठीक है। फिर आया आपका ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसको हम म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत में बेटा इन्होंने सॉल्टेशन का कंसेप्ट दिया था। सॉल्टेशन का मतलब होता है बेटा कि एक ही बार में, मतलब अभी तक जो आपका लेमार्कवाद और डार्विनवाद था, इसमें जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। कोई भी नया बदलाव जो होता है वो आपको पीढ़ी की दर पीढ़ी 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 दर पीढ़ी ऐसे थोड़ा थोड़ा होने के बाद आपको एकदम से बड़ा चेंज 8-10 पीढ़ियों के अंतर के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि हर पीढ़ी में अंतर आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिखने वाला नहीं है। 8-10 पीढ़ियों के अंतर के बाद जरूर आपको पहली और 10वीं पीढ़ी के बीच में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी जो था आपका, जो उत्परिवर्तन सिद्धांत था ह्यूगो डी व्रीज का, इसके हिसाब से बेटा जो भी बदलाव होता है वो अचानक से होता है और किसी भी दिशा में हो सकता है। नीट में आ चुका क्वेश्चन है म्यूटेशन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसको सॉल्टेशन का कंसेप्ट बताया गया था, और इसके हिसाब से जो आपका विकास हो रहा है वो दिशाहीन है, किसी भी दिशा में हो सकता है, अचानक होने वाला है, यानी कि यादृच्छिक है। नीट में आ चुका क्वेश्चन है। जबकि डार्विन के हिसाब से जो विकास हुआ था बेटा वो एक दिशा में चलता है, यानी कि दिशात्मक होता है, और बेटा ये जो आपका विकास होता है ये धीरे धीरे होता है, ठीक है, रैंडम नहीं होता है, ठीक है। ये आपके नीट में, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा सिद्धांत दिया। लेमार्कवाद ने दिया है आपका थ्योरी ऑफ उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। डार्विन ने दिया आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसको म्यूटेशन थ्योरी बोलेंगे। फिर आता है आपका आधुनिक सिद्धांत, और ये आधुनिक सिद्धांत ये बोलता है, एक्चुअली आधुनिक सिद्धांत जो है वो डार्विनवाद और आपके म्यूटेशन थ्योरी
ह्यूगो डी व्रीज, इन दोनों के सिद्धांत से मिल करके बनाया गया है। आधुनिक सिद्धांत को बेटा हम नया डार्विनवाद भी बोल देते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि किसी भी विकास के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें एक कारण हो गया जेनेटिक वेरिएशन, आनुवांशिक बदल, मतलब आनुवांशिक भिन्नताएं, ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नताएं, कि एक ही जनसंख्या में कई तरीके के हमें आनुवांशिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण विकास होता है। जो ज्यादा सूटेबल है वो आगे बढ़ता है, जो ज्यादा सूटेबल आनुवांशिक गुण नहीं है वो धीरे धीरे दबता जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इस आनुवांशिक विभिन्नताओं के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है जीन रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। दूसरा कारण हो सकता है बेटा आपका जेनेटिक माइग्रेशन या जीन माइग्रेशन, जीन प्रवाह या जीन फ्लो, एक पीढ़ी मतलब जनसंख्या से कुछ लोग निकल के दूसरी जनसंख्या में मिल रहे हैं, वहां जाकर के उनके साथ घुल मिल रहे हैं, वहीं शादियां कर रहे हैं, वहीं बच्चे कर रहे हैं, तो इससे जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक इन्होंने बोला था जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा अचानक होता है, छोटी पृथक आइसोलेटेड पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा बेटा हो सकता है आपका, चौथा हो सकता है आपका उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण, अचानक से आपके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव होने के कारण भी बेटा जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती है। लेकिन म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने जो बोला था कि बार बार हो रहे हैं, एक साथ कई सारे जीवों में हो रहे हैं, इनके हिसाब से, और वास्तव में ऐसा नहीं होता है। म्यूटेशन सदियों में कभी एक दो बार होता है, और जब होता है तो कुछ जीवों में होता है, 2-4 में हो गया, एक साथ 100,000 जीवों में नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जेनेटिक या आनुवांशिक विभिन्नताओं के। जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में अचानक होता है, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और आपका म्यूटेशन हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक वरण हो सकता है जिसकी वजह से विकास होता है। इसके अलावा आपका आइसोलेशन हो सकता है, कोई एक पॉपुलेशन पूरी बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। अब वो आइसोलेटेड दोनों तरीके से हो सकते हैं, भौगोलिक आइसोलेशन हो सकता है, उसका भौगोलिक पृथक्करण हो सकता है कि दोनों की भौगोलिक कंडीशंस ही अलग हो गई, उसके हिसाब से उसने अपने आप को अडेप्ट किया तो उसका विकास अलग तरीके से हुआ। या बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है कि एक ही पॉपुलेशन में रहते हुए कुछ जीवों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया कि नहीं, अब हम आपस आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, हम उनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमारी जो जनसंख्या होगी, हमारे जो बच्चे होंगे बिल्कुल उनसे अलग हो जाएंगे, तो इसके चलते भी बेटा विकास हुआ होगा। हाइब्रिडाइजेशन एक तरीका है जिसमें हमने दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच में कुछ हाइब्रिड करके, संकरण जिसको हम बोलते हैं, हमने नई तरीके के जीव बनाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है विकास का। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते विकास हुआ है, और यही बेटा आधुनिक सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। अब यहाँ पर बेटा आपको प्राकृतिक वर्ण के कुछ उदाहरण पता होने चाहिए। प्राकृतिक वर्ण कितने प्रकार का होना था पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो बेटा एक होता है आपका स्थायित्व प्राकृतिक वर्ण है, जिसको हम स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें जो मध्य वैल्यू होती है वो बढ़ती है, बहुत ज्यादा और बहुत कम वाले जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और इसका उदाहरण आपके नीट में आया था कि मानव में बच्चे हर वजन के पैदा हो रहे हैं ना, 1.25 किलो का, 1.5 किलो का, 1.25 किलो का, 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का, 3.5, 4, 5 किलो तक के बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है प्रकृति ने 2.5 से 3.5 किलो जो बच्चे, जो रेंज के बच्चे हैं, उनका ज्यादा वर्ण किया है, इसलिए ये बच्चे बेटा ज्यादा पैदा हो रहे हैं और ये पैदा होने के बाद सर्वाइव भी कर जाते हैं। वहीं वो बच्चे जिनका वजन 2 किलो से कम है, वो बच्चे जिनका वजन 4 किलो से कम है या 4.5 किलो तक है, ये बच्चे बेटा पहले तो ज्यादा पैदा नहीं हो रहे, होते भी है तो बेटा ज्यादातर ऐसा होता है कि ये कमजोरी की वजह से मर जाते हैं। और अगर नेचुरल डिलीवरी हो तो बेटा ज्यादा वजन वाला बच्चा वैसे ही दिक्कत करेगा, नॉर्मल डिलीवरी में पैदा नहीं हो पाएगा। अब तो सिजेरियन के चलते आप कुछ भी पैदा कर लो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका स्थायी प्राकृतिक वर्ण, जिसमें हम स्टेबलाइजिंग मीन वैल्यू को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फिर आता है बेटा आपका डायरेक्शनल या दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हम एक एक्सट्रीम वैल्यू को, जिसमें प्रकृति एक एक्सट्रीम वैल्यू का चयन करती है। जैसे कि देख लो, ज्यादा दूध देने वाली गाय का चयन करना, ठीक है, ये हालांकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन का उदाहरण है, लेकिन है ये दिशात्मक, जिससे कि मीन वैल्यू और कम मात्रा में जो दूध देने वाली गाय थी उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती गई, ज्यादा दूध देने वाले की गाय की मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर आता है बेटा आपका एक डाइवर्सिफाइंग या डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज तो बढ़ रही है, मीन वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। ये उदाहरण आते हैं, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब एक और बेटा हमें प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण यहाँ पे एनसीईआरटी में जिक्र किया है, औद्योगिकरण से पहले और औद्योगिकरण के बाद।
औद्योगिकरण आया था आपका 1920 में। उससे पहले जब उद्योग नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं था, उद्योग होने के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया। लाइकेन एक तरीके के पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, जहां कहीं भी प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1920 से पहले, औद्योगिकरण से पहले बेटा, जब लाइकेन्स नहीं मतलब खूब थे, प्रदूषण नहीं था, तो उस टाइम पर मौत जो थे वो दो रंग के होते हैं आपके, सफेद और ब्राउन। तो सफेद रंग के मौत की काउंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सफेद रंग के मौत और लाइकेन आपस में एक दूसरे के मैच खाते थे या मेल खाते थे, ये छुप जाते थे। तो बाहर से शिकारी सफेद रंग के मौत को उतना नहीं देख पाता था, लेकिन ब्राउन मौत दूर से चमकते थे तो आके उनको खा जाता था, उनके बच्चे पैदा होते थे उनको खा जाता था। तो रिप्रोडक्टिवली ये कम, मतलब ये बच्चे पैदा करते थे लेकिन वो बच्चे खत्म हो जाते थे, तो इनकी धीरे धीरे जनसंख्या बहुत कम हो गई। व्हाइट मौत की जनसंख्या खूब बड़ी उद्योगीकरण से पहले। वहीं अगर हम बात करें 1920 के बाद, उद्योगीकरण जब हो गया, खूब प्रदूषण हो गया, लाइकेन्स गायब हो गए, अब व्हाइट मौत पेड़ के तने पे दूर से चमकने लग गए और ब्राउन मौत पेड़ के तने के साथ चुप गए, जिसके चलते ब्राउन मौत ने अपने आप को ज्यादा रिप्रोड्यूस किया, उनकी संतति भी और संतति बनाती गई, लेकिन व्हाइट मौत को धीरे धीरे शिकारियों ने खा लिया और इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी जनसंख्या गायब नहीं हुई, केवल उनकी मात्रा कम और ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण था कि एक ही दिशा में, पहले व्हाइट वाले बढ़े, ब्राउन कम हुए, बाद में ब्राउन वाले बढ़े, व्हाइट कम हुए, ठीक है। नीट 2020 में बेटा एक प्राकृतिक वर्ण पे क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव मतलब ने करवाया है वर्ण, एक तरीके से कृत्रिम वर्ण का उदाहरण में से कौन कौन से हैं। तो पेस्टिसाइड्स बनाने के बाद, हमने पेस्टिसाइड्स बनाए थे कि सारे पेस्ट मर जाएंगे हमारी फसलें, तो हमारे जो पेस्ट थे, जो कीट थे बेटा, उन कीटनाशकों के लिए वो प्रतिरोधी हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। फिर आपके जीवाणुओं का प्रतिजैव प्रतिरोधी हो जाना, ये भी हमारा मतलब मैनमेड ये वर्ण है, मतलब कृत्रिम वर्ण है। तो ये कुछ उदाहरण थे, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण कौन कौन से, आपको वो पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर आता है पूरा जो भी आपका ये है, पूरा समरी देख लेते हैं एक बार विकास की। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता लगनी चाहिए, होनी चाहिए। एनसीईआरटी का डेटा है कि 2000 साल पहले पहली सेलुलर लाइफ आई थी, पहली कोशिकीय जो जीवन था वो आया। फिर लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले इनवर्टिब्रेट्स जो थे, अकशेरुकी, वो आए। लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले आपके जो, रुको, 500 मिलियन वर्ष पहले आपके मतलब अकशेरुकी पहली बार आए थे। जो 350 मिलियन वर्ष पहले पता नहीं कुछ तो हुआ था। 320 मिलियन वर्ष पहले जो सीवीड, समुद्री घास और पादप वगैरह खूब आ गए। हाँ, 350 मिलियन वर्ष पहले आपकी जो जॉलेस फिशेस थी, जबड़ा रहित मछलियां, 350 मिलियन वर्ष पहले वो आई। 320 मिलियन वर्ष पूर्व बेटा आपके 320 मिलियन वर्ष पूर्व आपके पादप वगैरह आए, समुद्री घास ये सब खूब आए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि 1938 में अफ्रीका से सीलोकैंथ नाम की एक मछली मिली। इसी को बेटा हम आज के उभयचर के पूर्वज मानते हैं, ठीक है। फिर उभयचर बने, इन्हीं से सरीसृप बने। अब सरीसृप में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक टाइम था जब सरीसृप यानी कि डायनासोर 200 मिलियन वर्ष पूर्व बेटा, डायनासोर धरती पर बहुत ज्यादा थे। ये डायनासोर आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व सब लुप्त हो गए। अब इनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। कोई तो कहता है कि इन डायनासोर से आपके पक्षी बन गए, ये उड़ने लग गए, तो कोई कहते हैं ये डायनासोर आपके सारे के सारे किसी बड़े कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो इसी दोनों के बीच में कुछ तो, या तो पक्षी बन गए होंगे या खत्म हो गए, इन्हीं के बीच में बेटा कुछ कहानी है। डायनासोर में भी बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टायरानोसोरस रेक्स नाम का जो डायनासोर था, जो बहुत बड़ा था, लगभग 20 फीट इसकी हाइट थी, और इसके बड़े बड़े ऐसे डरावने से ड्रैकुला जैसे दांत थे, ठीक है। ये बहुत खतरनाक टाइप का डायनासोर था। फिर बेटा हम बात करते हैं मानव विकास की। तो मानव विकास में पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरी वो लाइन। सबसे पहले थे आपके ड्रायोपेथिकस, जो कि वनमानुष जैसे थे। फिर उनसे बने, मतलब उसी टाइम पर थे आपके रामापेथिकस। रामापेथिकस हमारे जैसे थे। रामापेथिकस से जो बने वो थे आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस में तुआंग बेबी आपको याद रखना है, जो कि साउथ अफ्रीका में आपको एक 7 साल के बच्चे का तुआंग नाम की जगह में स्कल मिला, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपेथिकस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 500 सीसी की थी। ऑस्ट्रेलोपेथिकस से बने आपके होमो हैबिलिस, जो ज्यादा हमारे जैसे थे। होमो हैबिलिस जो थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, कपाली क्षमता 650 से 800 सीसी थी। ये जो होमो हैबिलिस थे, ऐसा मानते हैं कि ये फल फूल खाते रहे होंगे, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाते थे। फिर आए आपके होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे बेटा, ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 900 सीसी की थी और ये मीट खाते थे, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद बने आपके निएंडरथल्स, जो कि अलग चले गए। इनकी कपाली क्षमता लगभग 1400 1450 थी सीसी थी। इन्होंने अपने जो भी पूर्वज थे उनको दफनाना शुरू किया, ठीक है।
निएंडरथल्स के बाद आए आपके इधर होमो इरेक्टस से ही बने आपके क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन की कपाली क्षमता बहुत ज्यादा थी, 1600 1650 सीसी, जिसकी वजह से बेटा वो जिंदा ही नहीं रह पाए, वो खत्म हो गए, क्योंकि नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में तो इतना बड़ा सीसी नहीं कंट्रोल मतलब आ सकता हर बार, तो धीरे धीरे बेटा ये खत्म हो गए। और क्रोमैग्नन से बने हम, यानी कि होमो सेपियंस, और हमारी कपाली क्षमता है 1350 से 1450 सीसी। हमसे ज्यादा क्रेनिया कपाली क्षमता है क्रोमैग्नन की, और हमारे बराबर और थोड़ी सी हमसे ज्यादा है निएंडरथल्स की। ठीक है, तो आपको कपाली क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है किसके बाद कौन आए, तो ऑस्ट्रेलो आपके ड्रायो और रामापेथिकस लगभग एक समय पर थे। उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस, फिर होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से इधर क्रोमैग्नन, उधर निएंडरथल्स चले गए, क्रोमैग्नन से हम यानी कि होमो सेपियंस। तो यहाँ पर खत्म होता है बेटा। और हाँ, यहीं पे एक चीज और देख लो कि खेती बाड़ी आज से लगभग 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, ये था बेटा आपका पूरा विकास का पॉडकास्ट। ठीक है, वन शॉट 44 मिनट में हमने इसको खत्म करने की कोशिश की है। बाकी अपना बढ़िया ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए।